हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशीष, आप सबको पता है मेडिको एक्मी इंडिया चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग सही होंगे और कोरोना में सेफ़ होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज की डेट में चल रही है वो ये है कि कोरोना घट तो रहा है, लेकिन ठीक है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें और ये नहीं सोचे कि कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना ख़त्म हो गई तो कोई बात नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आ रही है। तो कोरोना सिर्फ नहीं है जो आपको मतलब हार्म कर सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जो अपने डिसेंडेंट्स को छोड़ के गए हैं, तो उनसे बचें। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा सिलेबस और डिटेल सिलेबस ऑफ CSIR JRF एग्जाम, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिफरेंट यूनिट्स। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से पढ़े कहाँ से छोड़े। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो, मान के चलो कि चाहे वो CSIR हो, UPSC हो, चाहे वो नीट हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक एनालिसिस मिल जाए कि कहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नॉन डायरेक्शनल वे में पढ़ते रहो और जो पढ़ रहे हो बिल्कुल ही आपका रिलेवेंट नहीं हो। तो एक रिलेवेंस जानना टॉपिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम से पहले। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स जो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है और इनको आप बिल्कुल ही ना छोड़ें। इनके अलावा आप पढ़े तो वो ठीक है, लेकिन इनको आप 100% पढ़े ही पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज़, आप सबको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर का नहीं हुआ और जून के भी बहुत लेट हुए थे, और शायद ये जून वाला भी नहीं करवाएंगे शायद, पता नहीं क्या ही है। तो इनका आप ठीक है, आप एग्ज़ाम मत सोचो, अब आप सोचो कि सिलेक्शन कैसे लेना है। कंपटीशन जाहिर है बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 समझ लो कि बैच का रश होगा। वो जून वाले बैच में जो थे वो एग्ज़ाम देने नहीं गए, पिछले वाले वो भी आएंगे, इस जून के भी आएंगे, दिसंबर के भी आएंगे और अपकमिंग दिसंबर के भी आएंगे। तो वो चारों मिलके यहाँ पे आपके क्या करने वाले हैं कि मतलब बहुत अच्छी से मतलब एग्ज़ाम होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ होने वाला है। तो गाइज़, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ें और बहुत सिंसियरली आप देखें चीज़ों को। तो गाइज़, आप सबको पता है कि CSIR जो एग्ज़ाम है उसमें 3 सबसे पहले तो पार्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है जिसमें कि आपको एप्टीट्यूड की टेस्ट ली जाती है, स्किल्स देखे जाते हैं, मैथ्स में कैलकुलेशन देखे जाते हैं आपके, और वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके करते हैं माइंड का। और सेक्शन बी होता है जो बिल्कुल ही आपके लाइफ साइंसेस का होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम दिमाग यूज़ करना है और रट्टा ज़्यादा लगाना पड़ता है। और सेक्शन सी होता है जो बिल्कुल ही आपके क्या होगी, रिसर्च ओरिएंटेशन से होंगे, और वो सारे मेथोडोलॉजीज़ होंगे, या आप कह लो कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिसर्च में जो यूज़ होते हैं ना टेक्निक्स के, वो टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है सेक्शन सी में। तो गाइस, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है CSIR को क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ICMR JRF होता है, वहाँ आपके अगर बेसिक्स हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन CSIR में ऐसा नहीं है। बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट बोथ आर नेसेसरी फॉर द एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 आप सबको पता है कि फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री दोनों ही पार्ट कवर होती है यूनिट 1 में। और इसमें अगर आप पढ़ते हो तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच और बफर, इसमें कॉन्जुगेट बफर, बाकी सारे बफर और जितने भी आपके एसिड बेस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, इन विट्रो में, वो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, वहाँ पे पढ़े। फार्मूला पीएच का याद रखें, हमेशा ये क्वेश्चन आपको पीएच कैलकुलेट करने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, एवरीथिंग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, हर कुछ को ध्यान से पढ़े। फिर रामाचंद्रन प्लॉट, वहाँ पे फाई साई क्या है, कौन से एंगल हैं और कहाँ से कॉन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ें। एंजाइम काइनेटिक, एंजाइम इनहिबिशन, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम काइनेटिक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन से होंगे, और एंजाइम इनहिबिशन में बेसिकली एलोस्टेरिक इनहिबिशन को बहुत अच्छे से पढ़े, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को भी अच्छे से पढ़े, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स से क्वेश्चन मिलेंगे। प्रोटियोलाइसिस में बेसिकली यूबिक्यूटिन बेस्ड प्रोटियोलाइसिस, आप ध्यान दें यहाँ पे कि कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्या मैकेनिज्म है। क्रोमेटोग्राफी में सब तरह के क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अब वो ज़माना नहीं रहा गाइस कि जो क्वेश्चन होते थे कि आपको मान लो ऐसे पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट में मतलब लगा लो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पूछ लिए, तो वो अब ज़माना नहीं रहा। कंपटीशन टफ होने वाली है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो घुमाने की चीज़ है वो है स्टार्वेशन और एक्सरसाइज में आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज ग्लाइकोजन का क्या रोल होता है वो जानना। तो आप स्टार्वेशन में और एक्सरसाइज में दोनों में ही आप कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को स्टडी करें। तो गाइज,
बायोकेमिस्ट्री में ये 10 टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा जो आपको बताना था। इसके अलावा यूनिट 2 अगर साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी मतलब सेल बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बायलेयर को कैसे क्रॉस करते हैं मिनरल्स और कैसे क्रॉस करते हैं वाटर, प्रोटीन्स कैसे वहाँ पे असेंबल होते हैं और कैसे उनका जो है क्या आदान प्रदान कह लो सेल के बाहर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ पे आपको हिस्टोन के सब यूनिट्स के बारे में जानना है, कितने सब यूनिट्स हैं, कौन सा लिंकर सब यूनिट है, कौन से ह्यूमंस में होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो उसमें क्या हिस्टोन मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो सारी क्रोमेटिन रिमॉडलिंग क्या होता है, सब कुछ जानना आपको है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप रिसेप्टर्स एंड लिपिड ड्राफ्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ड्राफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म को आप देखें, और प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो है उनको बहुत अच्छे से पढ़े, क्या उसको वेसाइकुलर ट्रैफिकिंग भी होता है उसको भी देखे। सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स, सीडीके प्रोटीन्स एंड साइक्लिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि सीडीके प्रोटीन्स और साइक्लिन्स के आपको पेयर बना के फिर वो पूछ लेते हैं कि ये कौन सा पेयर है जो कहाँ पे कौन से चेक पॉइंट पे पाई जाती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक पॉइंट को जाने और सीडीके प्रोटीन और साइक्लिन्स कौन से वहाँ पे ट्रांजिशन में यूज़ हो रहा है वो जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर गाइस इसके बाद सेल इंटरेक्शन देखे। सेल इंटरेक्शन में बेसिकली आपके वो जंक्शंस होते हैं, कौन से जंक्शन है, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, सारे जंक्शंस को अच्छे से पढ़े। फिर उसके बाद P53 आप सबको पता ही है कैंसर जीन है और मास्टर जीन है एक्चुअली, जो कैंसर में बहुत ज़्यादा रोल देखा गया, तो उसके रोल क्या है कैंसर में वो जानना बहुत ज़रूरी है साइटोलॉजी में। और उसके अलावा आप सेल सेपरेशन टेक्निक्स को बिल्कुल ना भूलें, यहाँ भी आपको पढ़ना है। सेल सेपरेशन टेक्निक से बहुत सारी टेक्निक्स हैं, फ्लो साइटोमेट्री हो गया और मैग्नेटिक साइटोमेट्री हो गया, ये सारा कुछ जो है आपको अच्छे से कवर करना है। बेसिकली इसमें आप फ्लो साइटोमेट्री को, फाक्स को तो देख के ही चलें। तो गाइस यूनिट 3 की ओर चलते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि फंडामेंटल प्रोसेसेस है जो यूनिट 3 में पूछे जाते हैं। तो इनमें क्या फंडामेंटल प्रोसेसेस बेसिकली कवर्स योर मॉल बायो। तो यहाँ पे आपके मॉल बायो में पॉलीमरेजेस एंजाइम जितने भी हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स जितने भी हैं, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए हो, पॉलीमरेज हो, तो उन सब को आपको अच्छे से जानना है। उसके अलावा रेप्लिकेशन में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो है जो इनिशिएशन में जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं आपके, रेप्लिकोसोम जो बनता है, उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर्स, तीनों जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और तीनों प्रोमोटर्स हैं, उसको आप अच्छे से देखें। जो हमारा EF1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उनके कौन कौन से प्रोमोटर हैं, कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो सब जाने। ट्रांसलेशन में मेनली आपका जो है इनिशिएशन आता है और चार्जिंग एसिटाइल TRNA होता है, TRNA का चार्जिंग, वो सारा कुछ अच्छे से देखें आप। एंटीबायोटिक एक्शन देखिए, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन कितने हैं, बीटा लैक्टम में कौन सा आता है, सब कुछ आपको जानना है। एंटीबायोटिक में ज़्यादा नहीं पढ़ना। एंटीबायोटिक अगर आप देखो तो 100 तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, तो सबको जानने की जरूरत नहीं है। बस मेनली अपना फोकस रखो कि जो इंपॉर्टेंट है, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्पिसिलिन मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिफेम्पिसिन हो गया, इन सब पे आप ज़्यादा फोकस रखो, रिफेम्पिसिन और एम्पिसिलिन पे ज़्यादा फोकस रखो। इसके अलावा लैकोपेरोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनके कभी कभी जो है आप कैप प्रोटीन से लगा लो लैकोपेरोन में, और TRP में लीडर सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें पूछे जाने लग गई हैं, तो यहाँ पे आप देखो। और इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको जानना है कि आप स्मॉल इंटरफेरिंग RNA और माइक्रो RNA का क्या रोल है और उन जीन साइलेंसिंग में कैसे वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर आपको जानना है। क्रॉसिंग ओवर में मेनली जो उसके मॉडल हैं वो मॉडल आप जाने, हॉलीडे मॉडल, बाकी और जितने भी हैं, ये सारे कुछ जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स में सारे 6 तरह के DNA रिपेयर मैकेनिज्म हैं, उनमें कौन कौन सा प्रोटीन यूज़ हो रहा है, दैट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो उस आप जितने भी प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं उनको आप जानें। लिंकर्स एंड अडेप्टर्स, आज के आप दौर में देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें क्या करेंगे वो आपको कुछ एडवांस्ड फॉर्म पूछेंगे। अब वो बेसिक्स क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं जो बेसिक्स पूछा करते थे वो। तो लिंकर्स और एडेप्टर्स इस बार के आप लगा लो कि 100% पूछे ही जाते हैं ये। यहाँ पे आप लिंकर्स और एडेप्टर्स के जितने भी सीक्वेंस हैं वो उनका क्या रोल है, तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। लिंकर्स और एडेप्टर्स के बारे में थोड़ा जान लो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जान लो। यूनिट 4 में सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग आती है। सेल सिग्नलिंग बेसिकली आपको पता है कि हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स कम्युनिकेशन बेसिकली आपके सेल जंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी कवर होता है। इम्यूनोलॉजी आप लगा लो तो ये भी एक ऐसा ही फॉर्म है
जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन ही देखी जाती है। चाहे वो अगर मान लो फॉरेन पार्टिकल से इंटरेक्शन देखी जाती है तभी इम्यूनोलॉजी एग्जिस्टेंस में आया। हमारे बॉडी में भी इंटरेक्शन हो रही है, लेकिन वो इंटरेक्शन कहाँ आ जाता है, सेल सिग्नलिंग में। लेकिन वही अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आके हमारे बॉडी को इंटरफेयर करे या सेल में इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो जाके क्या होता है कि इम्यूनोलॉजी हमारा एक न्यू फील्ड बन के आता है। तो इसमें आपको रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, बेसिकली वायरस और बैक्टीरिया जब एंटर करते हैं हमारे बॉडी में तो कौन कौन सी मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, कौन कौन सी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो सब कुछ आपको जानना है। सेल सिग्नलिंग में बेसिकली आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और उसके बाद रेसेप्टर टायरोसिन काइनेज, मैप काइनेज पाथवे, जैक स्टेट पाथवे, इन सारे सिग्नलिंग पाथवेज को आप अच्छे से देखें। और सिग्नलिंग थ्रू रोडोप्सिन जो हमारे आँखों में होती है और नॉच सिग्नलिंग, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़िए। नॉच सिग्नलिंग आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और रोडोप्सिन में कभी आपको बोल देंगे कि आप जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ट्रांसड्यूसिन, वो मतलब किसका एनालॉग है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछने लग गए आजकल। सेल जंक्शंस में आपको सारे तरह के सेल जंक्शंस, जैसे आपको बताया पीछे भी मैं कि डेस्मोसोम्स और सेल अधेशन जंक्शन, गैप जंक्शन, सारे ही जंक्शंस आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इसमें मेनली प्रोटीन्स होता है, जो प्रोटीन्स कौन कौन से जंक्शंस में पाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आप अच्छे से देखें कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पे है, कॉनेक्सिन का क्या रोल है, जैसे गैप जंक्शन में है तो आपको पता होना चाहिए। एपोप्टोसिस में आपको, और नेक्रोसिस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में मान के चलो कि आपको बेसिकली यहाँ पे एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक इन दोनों प्रोटीन्स को देखना है, जहाँ से हर बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्रोसिस में आप थोड़ा सा देख लो कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको जाके क्वेश्चन कभी कभी बन जाती है। टी सेल रिसेप्टर और बी सेल रिसेप्टर, और टी सेल और बी सेल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टी सेल पढ़ रहे हो, बी सेल पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ उसके जीन्स को भी पढ़ो। जीन्स में बेसिकली रीअरेंजमेंट पूछते हैं, और जब टी सेल बी सेल की बात आती है वहाँ पे डेवलपमेंट और एक्टिवेशन में कौन कौन सी जो है सेलुलर डिफेंस यूज़ होते हैं, और उसका मैचुरेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वो सब कुछ आप आराम से अच्छे से एक बार देख लो और इसके नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी आप जल्दी भूलोगे तो इसमें क्या करो, आपको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट इम्यूनोलॉजी नहीं, मॉल बायो भी बोलो तो मॉल बायो में भी आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो वहाँ भी आपके नोट्स ही है जो आपका एक वीपन बन के तैयार होता है। कंप्लीमेंट सिस्टम आप देखो, कंप्लीमेंट सिस्टम के साथ हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स पता होने चाहिए, कौन सा डिलेट कहलाता है, कौन सा सेल मीडिएटेड है। और ऑटो इम्यूनिटी आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि ऑटो इम्यूनिटी मतलब कि हमारे बॉडी में हमारे अंदर बनने वाले सबस्टांस से कैसे हमारी रक्षा होती है, ठीक है। तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप आराम से देखो। और मैं तो कहूँगा कि आप अगर इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसके आप फिगर्स को बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि फिगर्स में ही सारा एक्सप्लेनेशन होता है। अगर फिगर्स को आपने अच्छे से रख लिया है या ड्रॉ कर लिया है तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे TLR से आपको नहीं पता कौन सी TLR कहाँ पे हो, एक बार अगर बना के आप कलरफुल डायग्राम बना के अगर आपने कंपार्टमेंटल कौन कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन कौन सा है, ये अगर आप देख लोगे तो फिर कभी नहीं भूलने के आप। तो कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजी में। इसके अलावा यूनिट 5 की तरफ आए तो ये बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है और एम्ब्रियोलॉजी होता है। यहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करो कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और बाकी कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन में, कैपेसिटेशन क्या होता है, ये सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली आपको लायंस हाइपोथेसिस में स्टिक करना है, और वहाँ पे आपको एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में ही क्या सेल डिटर्मिनेशन कैसे होती है, और क्या होता है कि बर्ड्स में देखो तो उसके अलग डिटर्मिनेशन होते हैं, मैमल्स में अलग होते हैं, ह्यूमंस में भी अलग होते हैं, मैमल्स में कुछ मैमल्स थोड़े अलग होते हैं। तो ये सब कुछ आप देख लो, ठीक है। इंसेक्ट के पता होने चाहिए कि इंसेक्ट में कैसे डिटर्मिनेशन होती है। और इसके अलावा पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टोटीपोटेंसी, और ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपोटेंट सेल क्या है, ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। तो सेल पोटेंसी और फेट ऑफ सेल, फेट ऑफ सेल मतलब कि सेल आगे जाके क्या बनने वाले हैं। अगर एम्ब्रियो में देखो आप तो क्या होता है कि हमारा एक इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट हमारा डिटर्मिनेंट नहीं है, हमारा जो जायगोट है कि कौन सा सेल क्या बनने वाला, ये बिल्कुल डिटर्मिनेंट नहीं है हमारे में। एक ही सेल है जो टोटीपोटेंट है, वही बाद में जाके सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फेट ऑफ सेल कौन सा पार्ट सेल का कौन सा सेल की तरफ जाके वो डेविएट होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फेट ऑफ सेल जानना आपको। क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीवेज के सारे टाइप्स, उसकी सिमेट्रिक टाइप्स, होलोब्लास्टिक, सब कुछ, मीडोब्लास्टिक, सब कुछ आपको पता होने चाहिए कितने टाइप्स हैं। और वो टाइप्स हमारे ह्यूमन से आप रिलेट करके देखो कि हमारे ह्यूमन में कौन सा होता है, चिक में कौन सा होता है, फ्रॉग में कौन सा होता है। तो चिक डेवलपमेंट, फ्रॉग डेवलपमेंट आप अच्छे से पढ़ो, बहुत ईजी है चिक डेवलपमेंट और फ्रॉग डेवलपमेंट। जैसा आपको लगता है कॉम्प्लेक्स होगा वैसा कॉम्प्लेक्स है नहीं है। तो आराम से अगर एक बार बैठो आप तो एक बार में आप चिक डेवलपमेंट और फ्रॉग डेवलपमेंट 2 दिन में पढ़ सकते हो।
फिर पैटर्न फॉर्मेशन और एक्सेस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से प्रोटीन है बेसिकली जो आपके हंचबैक प्रोटीन हो गया, तो इन सब प्रोटीन्स को आप देखो, ठीक है। WNT प्रोटीन हो गया, ये सबको आप देखो। वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस बहुत इंपॉर्टेंट, आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बोल लो इससे बनते हैं। इंडक्शन में बेसिकली आप प्लेकोड फॉर्मेशन जो आई लेंस फॉर्मेशन बोलते हैं वो आप देखो कैसे बनते हैं एम्फीबियंस में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर बात करो आप तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्लड सेल्स आप देखो कि एक सेल, आपको पता है कि एक सेल है जो मल्टीपोटेंट सेल होते हैं ब्लड सेल्स, जो ब्लड के स्टेम सेल हैं, तो वो स्टेम सेल बाद में जाके कैसे होम्योपैथिस करते हैं, ठीक है। तो आप उसके वो देखो कि आप कैसे सेल्स, कौन कौन से सेल्स को बाद में क्या क्या डिफ्रेंशिएट करके बनाते हैं। फ्लावरिंग इन अरेबिडोप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेबिडोप्सिस के बारे में आप पढ़ें और उनके फ्लावरिंग के बारे में पढ़ें कि उसके डेवलपमेंट कैसे, फ्लोरल बड कैसे बनती है एक्चुअली। गाइस प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली आपको प्लांट पैथोजेंस जानने हैं, कौन कौन से प्लांट में इन्फेक्शन हो रहे हैं और कौन कौन से जो हमारे पैथोजन है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम देखो, और फ्लोएम में मान के चलो कि कौन कौन सी चीज़ें जा रही है बेसिकली, और जाइलम में कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके, कौन कौन सा जैसे कंपेनियन सेल हो गया जो फ्लोएम में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेल्स को आप जानो, और कौन कौन से सेल जिम्नोस्पर्म में है, कौन कौन से सेल जो है एंजियोस्पर्म में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। फोटो पीरियडिज्म वर्नलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं आजकल। बायोलॉजिकल क्लॉक्स इन प्लांट्स, कितने प्रोटीन्स हैं और कैसे इवॉल्व हुए, बेसिकली ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स इन प्लांट्स आप देखो, और ये आप कोशिश करो कि बुक से पढ़ो, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी ऐसी चीज़ है कि अगर आप लेक्चर देखते हो तो आपको समझ में नहीं आने का, तो यहाँ पे आप बुक फॉलो करो। मैं स्ट्रांगली प्रेफर करूँगा आपको कि आप जो है रिकमेंड करूँगा कि आप बुक फॉलो करो। इसके अलावा फोटोसेंसिस और रिस्पिरेशन देखना है। फोटोसेंसिस में बेसिकली लाइट रिएक्शंस, फोटो सिस्टम क्या है, डार्क रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ऑल साइकिल्स, जितने भी साइकिल्स हैं आपके, चाहे रेस्पिरेशन में हो चाहे वो फोटोसेंसिस में हो, साइकिल्स को आप देखो। और चाहे ग्लाइकोलिट पाथवे वो भी इंपॉर्टेंट है, HMP शंट है वो भी है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। आप हर कुछ आराम से साइकिल देखो, और साइकिल से आप लगा लो कि हर बार 5-6 क्वेश्चन आपको निकल के आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखना है आपको, और फाइटो हार्मोन्स और उसके सिग्नलिंग पाथवे देखने हैं, कौन कौन से सिग्नलिंग करते हैं, प्रीकर्सर्स क्या है फाइटो हार्मोन्स के, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट लाइक टर्पीन्स के सिंथेसिस आप देखो। बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होता है जो कि मान के चलो कि हमारे बॉडी में प्लांट्स में बनती है, और वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि वो साइकिल में, या फिर आप कह लो कि उनके मेटाबॉलिज्म में तो उसका रोल है, लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आप जो है देखो, और उसके कैसे बनते हैं, वो हमारे यूज़ के लिए होती है, वो हम यूज़ करते हैं। चाहे आप पेट्रोलियम कह लो, जेट्रोपा से निकलती है, तो वो भी हमारे यूज़ के लिए है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वही हैं जो कि हमारे ह्यूमन वेलफेयर में बेसिकली यूज़ कर रहे हैं हम। तो वो कैसे बनते हैं वो जानो आप। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखो, इसमें बेसिकली कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, और कौन कौन सा बैक्टीरिया कौन कौन से स्टेप पे यूज़ हो रही है, वो सब कुछ आप देखो, ठीक है। और बेसिकली अब इसके बाद अगर आपका एक टॉपिक एक बचता है तो वो एक्शन ऑफ साइटोक्रोम्स, ये आप पढ़ सकते हो। साइटोक्रोम्स बेसिकली आपके ETS में कवर हो जाने हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC में, उसमें कवर हो जाएगा। और फोटोट्रॉफिन्स को आप देखो, कितने तरह के फोटोट्रॉफिन्स है और उसका क्या रोल है। यूनिट 7 देखो तो आप फिजियोलॉजी इन एनिमल आता है, ठीक है। तो इसमें आप ब्लड फिजियोलॉजी देखो, ब्लड फिजियोलॉजी में कौन कौन से ब्लड सेल्स के अबंडेंस कितने हैं, और बेसिकली डिसऑर्डर्स भी होते हैं ब्लड सेल्स रिलेटेड, तो वो भी देखो आप। और pH बेसिकली जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नंबर्स कितने हैं कि सेल के, कौन कौन से कॉर्पसेल्स कितने ज़्यादा हैं, नंबर वो भी जानना ही पड़े। मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आप देखो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन, जो कार्डियक साइकिल का रेगुलेशन है बेसिकली, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं आपको। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के क्या हैं वो देखो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वेरी इंपॉर्टेंट। हैम्बर्गर्स इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट जो है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बोर्स इफेक्ट, ये सब आप आराम से पढ़ो। जब तक ये पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं होने का ये, तो इसको आराम से आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और बुक से पढ़ोगे तभी। जहाँ भी मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, आप ध्यान रखो कि जहाँ भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, साइकिल आते हैं, तो कभी आप सोचते हो कि डायग्राम से साइकिल हम रट लेंगे, लेकिन नहीं रटा जाता वो। तो वहाँ आपको क्या करना होता है कि वहाँ आप जाओ और बुक्स को पढ़ो, बुक्स को एकदम शुरू से पढ़ो। तो जब आप इंटर रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, तभी आप याद रख पाओगे, वरना याद नहीं रहेगा आपको। तो वो चीज़ें वहाँ पे इंटर रिलेट करने की कोशिश करो। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नर्व्स को देखो, कितने क्रेनियल नर्व्स हैं और कितने नर्व्स हैं हमारे जो कि स्पाइनल नर्व्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखो और टच देखो और विजन देखो। बेसिकली विजन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हियरिंग से और टच से बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और इसके अलावे डाइजेस्टिव एंजाइम जितने हैं, कौन कौन से पार्ट में सेक्रेट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल के, वो भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप यहाँ भी अपना फोकस बनाए रखो। इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी में बेसिकली हार्मोनल एक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़, कौन सा जो हार्मोन है वो उसका नेचर क्या है, बेसिकली नेचर ऑफ हार्मोन और उसके एक्शन ऑफ मैकेनिज्म देखो, वो इंपॉर्टेंट है। और डिजॉर्डर से भी कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन ये इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते CSR में, ठीक है। तो डिजॉर्डर्स आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक्शन और जो वो है नेचर, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्सक्रीशन में आओ, काउंटर करंट मैकेनिज्म, GFR, एसिड बेस बैलेंस कैसे होती है, वासा रेक्टा, इन सब में क्या इवेंट्स होते हैं, सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। एंजियोटेंसिन रेनिन पाथवे, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप देखना, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करो इनहेरिटेंस बायोलॉजी, बेसिकली जेनेटिक्स आपका कवर करता है ये। तो यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद नियो मेंडेलिज्म में आओ। इसके बाद डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉसेस कैसे होते हैं, उनमें रेशियोज़ क्या है वो देखो। फिर जीन जीन इंटरेक्शन कह लो आप, जो नियो मेंडेलियन में आ जाता है, उसमें आप एपिस्टेसिस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह के एपिस्टेसिस होते हैं, चाहे आप रिसेसिव एपिस्टेसिस कहो या फिर आप ऑटो वो डोमिनेंट को, इन दोनों में आपको रेशियोज़ क्या क्या मिलते हैं, वो रेशियो कैसे वेरी करता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आप देखो। को ट्रांसडक्शन और को ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप इसको कवर कर सकते हो। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन से बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रॉब्लम्स क्या होंगे कि आपके इंटरफेरेंस बताने बोल दिया, लिंकेज मैपिंग से क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इन्वर्सन डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कभी कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी मिल जाते हैं यहाँ से। पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा कि आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि इतने मतलब क्रॉस हुए और इनके क्रॉस के आउटकम ऐसे हैं, तो F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में कितने % जो है आपके इतने वो मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। तो ऑफस्प्रिंग का प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। पेडिग्री एनालिसिस और डिसऑर्डर्स आप जानो, यहाँ से बहुत पेडिग्री से क्वेश्चन आते हैं। मेरे अभी 60 दिन की वो होने वाली है 60 डेज़ क्रैश कोर्स, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या पेडिग्री के क्वेश्चंस कैसे एक्चुअली सॉल्व करते हैं। तो आप बने रहो हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आती है तो। और सजेशन मोस्ट इन्वाइटेड, अगर आपको लगता है कि सजेशन देने हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप फ्री हो देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HFR मैपिंग, एक्चुअली ये बायोटेक का टॉपिक है HFR मैपिंग, लेकिन आप यहाँ पे कवर कर सकते हो उसको। बेसिकली क्या होता है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और कह लो आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे बेसिकली रेशियोज़ देखो आप कि दोनों एक्सट्रीम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों एक्सट्रीम में कितने रेशियोज़ वेरी करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म या टेक्सोनोमी कह लो, तो प्लांट टेक्सोनोमी, एनिमल टेक्सोनोमी और माइक्रोबियल टेक्सोनोमी, ये 3 टेक्सोनोमी है जो यहाँ कवर होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सा और जो आपके बेसिकली रैंक और हायरार्की क्या है, और ये सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। क्लासिफिकेशन में क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ट्राइनोमियल किसने दिया, ये सब आप पढ़ो। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आप फाइलोजेनेटिक बेसिस पढ़ सकते हो। क्लैडोग्राम से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, वो भी आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स को अच्छे से पढ़ो। माइक्रोब्स में बेसिकली बैक्टीरिया, जो मोनरा कह लो आप, मोनरा, प्रोटिस्टा, और जो कुछ आप फंजाई के रखो वो भी आते हैं। और इसके अलावा वायरस भी आते हैं, वायरस को भी आप देखना, वायरस के भी आप क्लासिफिकेशन को देखो। क्लासिफिकेशन में उसका प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वो कैसे रोल प्ले करता है वो भी आप जानो, ठीक है। इसके अलावा लाइफ साइकिल में आपको 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसके जानने हैं, प्लाज्मोडियम, टाइपनोजोमा, एंटामीबा एंड लेशमानिया। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप लाइफ साइकिल्स को कवर करो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में सारा जो है आपके एंजियोस्पर्म तक आपके क्लियर होने चाहिए अलग से। उसके अलावे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में आप टोटल आप प्रोटोजोआ से स्टार्ट करो और प्रोटोजोआ से लेके आप मैमल्स तक देखो। बेसिकली जो इन्वर्टिब्रेट है वहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बन के आते हैं, तो इन्वर्टिब्रेट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करो। मैंने आपको रेफरेंस भी बताया था कि आप कोटपाल पढ़ो, कोटपाल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये, तो वहाँ ज़्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि आजकल मॉल बायो के क्वेश्चन या फिर टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप इकोलॉजी, अगर आपने जूलॉजी किया हुआ है, आप अगर देखो तो क्या होता है कि जूलॉजी वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा
क्वालिफाई करते हैं CSIR JRF, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका क्लियर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पता है वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, उनके पास इकोलॉजी और इन्वर्टिब्रेट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर ऐसे हथियार होते हैं जो सेक्शन सी में अगर ऐसे क्वेश्चन आपको 20 भी मिल गए तो 80 मार्क्स तो वहीं आ गए आपके। जब 80 मार्क्स आपके वहाँ आ गए, 20-25 नंबर आप सेक्शन ए में ले आओ, 20 नंबर 100 हो गए, बाकी सेक्शन बी में आपको 20-22 नंबर आ ही जाएंगे आराम से, 122-23 नंबर आ गए तो क्वालिफाई हो जाते हो। तो जूलॉजी वालों का ये हथियार होता है, एक तो टैक्सोनॉमी उनका हथियार हो गया, इकोलॉजी हो गया, इथोलॉजी हो गया, एनिमल बिहेवियर बोलते हो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया। ये तुच्छ मुच्चे टॉपिक भी कभी कभी काम आते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको नहीं छोड़ के चलना है, अगर आप टारगेट बनाते हो तो इनको भी आप कवर करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा फिर, ठीक है। इसके अलावा फाइलोजेनी आपको अच्छे से कवर करना है। बेसिकली क्लैडोग्राम हो गया, फिनोग्राम हो गया, मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आप ये डाइवर्सिटी पूरा ही कवर किया गया है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो, ये टोटल कवर करूँगा मैं वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ प्लांट क्लासिफिकेशन कह लो कि प्लांट टैक्सोनॉमी को छोड़ के बाकी सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ वहाँ पे। और इसके अलावा आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जानो, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, टैक्सोनॉमिकल एड हैं कितने हैं, रिजर्व कितने हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कितने हैं, हॉटस्पॉट्स कितने हैं, और कौन से वनरेबल स्पीसीज़ हैं, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ये चीज़ें याद करके चलो। इसके अलावा इकोलॉजी में भी आपके बहुत सारे जो है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व वो होते हैं, कवर होते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन से आप करो स्टार्ट, और बेसिकली यहाँ पे आप सब कुछ ही कवर करो जो भी आपके 12th NCERT में है ना, उसको आप लेके चलो, बेसिस मान के चलो, और उसके में जितने भी चीज़ें हैं सबको आप क्लियर करो, कवर करो। तो यहाँ पे आपके सर्वाइवरशिप कर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली आप लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या इनका वो है, ग्राफ्स कैसे है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ये सब कुछ आप क्लियर करके चलो। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर्स में आप बेसिकली एज पैरामीटर पे आप फोकस करो, और बायोमास भी इंपॉर्टेंट, नंबर पैरामीटर भी हो जाता है, एनर्जी पैरामीटर भी है। ये चारों में से सबके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आप ध्यान रख के चलो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कवर करने हैं। फिर बात आती है कंपटीशन की। कंपटीशन में आपको लोटका वोल्टेरा कर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको प्रे और जो प्रीडेटर है उनका रिलेशनशिप दिखाया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आप पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोलॉजी में थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलो आप, कि बेसिकली ये तो जानो आपकी पॉपुलेशन के या कम्युनिटी इकोलॉजी के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ क्या है इनका, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेटलिटी हो गया, ठीक है, मोर्टेलिटी हो गया, ये सब कुछ आप देख के चलो, एज रेशियो क्या है ये भी देखो थोड़ा। इसके अलावा आप R&K सेलेक्टेड पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप हमेशा मैं आज के ज़माना यूज़ कर रहा हूँ, आज का ज़माना ही अलग हो गया। आप लगा लो आप पोस्ट कोविड और प्री कोविड में अगर आप अंतर देखो ना, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अभी आप मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ऑब्जर्व करोगे जब आपको एग्जाम दे के आओगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़माना चेंज हो रहा है। ये जो 2 बार एग्जाम नहीं हुआ ना, ये ज़माना चेंज करना है, मौत से पहले का मातम होता है ना, वही है ये। तो इसीलिए आपको वो बिल्कुल बकरा हलाल होने के लिए तैयार है, तो वही टाइम दे रहे हैं आपको ये। तो और आपको भी क्या करना है कि आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, मतलब अगर आप बकरा हो तो आप समझ जाओ कि हमें अपने आपको बहुत रिजिड रखना है, ताकि जो है हलाल होने से बच जाओ। तो बिल्कुल ज़माना चेंज ही हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़माना चेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अब ज़माना वो वाला रहेगा और वो वाले कट ऑफ जाएंगे जो जाया करते थे 110 नंबर। अब अगर कट ऑफ जाएगी तो 120-30 जाएगी, ठीक है, 30 भी जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। या तो क्या करेंगे, क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट पूछ देंगे। पिछले बार भी आप CSIR में देखो, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछ दिया, वो तो इत्तेफाक से मेरा हो गया, मुझे भी लगता नहीं था होगा, ठीक है। तो यही है। तो उसके बाद फिर अगर देखो तो आप इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, फूड चेन और फूड वेब, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखो हॉटस्पॉट्स जो भी कि आप टैक्सोनॉमी में बताया था वो सब कुछ यहाँ भी है, तो वो चीज़ें यहाँ रिपीट हो रही है, तो इसको भी आपको क्लियर करके चलने हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बेसिकली आपको थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस, जहाँ पे आपको सारे तरह के पेंजेनेसिस हो गया आपको, या फिर मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो ऑपरेंट हेल्डन एक्सपेरिमेंट, सब कुछ आप क्लियर करके चलो। थोड़ा सा वो बेसिक्स आप बनाओगे तभी आपकी को इवोल्यूशन समझ में आएगा। लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म, इनके आप थ्योरीज और इनमें बेसिकली एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए हैं वो आप देखो। थ्योरीज पूछे जाते हैं कभी कभी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं कभी कभी। बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आप देखो नेचुरल सिलेक्शन के 5वें स्टेज, और वहाँ नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली आप जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन पे आप वो करो, ठीक है, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, ये सब पे आप बिल्कुल फोकस रखो अपना, और इनके डिफिनीशंस और इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे फाउंडर्स इफेक्ट हो गया, जो भी चीज़ें वो बॉटल नेक इफेक्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म है, तो ये सब कुछ आप अगर पढ़ोगे तभी आपको होगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको 2 लाइन की नोट्स बनानी है, दो लाइन की पॉइंट्स बनाने हैं, उस पॉइंट को याद रखने हैं, पॉइंट वाइज पढ़ो। इवोल्यूशन में तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
इसके अलावे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल अगर देखना है आपको तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो, मैं बोलूँगा एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना आपको टाइम स्केल के लिए। प्लांट्स के भी दिए हैं उसमें अच्छे से, एनिमल्स के भी अच्छे से दिए हैं। इसके अलावा एल्ट्रुइज़म, जो आपको बेसिकली एल्ट्रुइज़म और रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज़म, इनमें से आपको किन सिलेक्शन और हैमिल्टन्स रूल का फॉर्मूला, ये सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बेसिकली आपको जो फॉर्मूला हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल का होता है वो आप क्लियर रखो, और उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी से ऑर्गेनिज्म कैसे निकालेंगे और ऑर्गेनिज्म से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ आपको एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक रेशियोज़ ये सब बहुत देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाती है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम, सर्काडियन रिदम और टाइडल रिदम आप देख के चलो, ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए, लेकिन ठीक है, अब जैसे आपको सिलेबस में दिया है तो मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूँ। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इवोल्यूशन में आप ये सारे 8 टॉपिक्स कवर कर सकते हो। बिल्कुल ये आप कट करके चलो, यहाँ आप पॉइंट वाइज पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आप अगर पढ़ लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन ही नहीं बनते। 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं तो सब कुछ करना भी नहीं होता। आप खुद ही देखो कि जो कट ऑफ जाती है 120-125 जाती है, अगर आपने 5-6-10 क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जितने करो वो तो कम से कम बिल्कुल कंटाप करो कि वो बिल्कुल ठीक है, तो ठीक ही होने चाहिए, ठीक है। अगर आप श्योरिटी रखोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, मन में 6-5 होगा तो कभी नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी की तरफ आते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी बेसिकली आपके बायोटेक का पार्ट ही है, मान के चलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें आते हैं। तो इसमें जीन मैनिपुलेशन और जीन क्लोनिंग कह लो, आपको इसमें सब कुछ ही देखना है कि क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कौन सा एंजाइम जीन मैनिपुलेशन में आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, वो सब कुछ आप देखो। टिश्यू कल्चर, प्लांट और एनिमल दोनों के टिश्यू कल्चर देखो। इसके अलावा सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस बहुत हॉट टॉपिक है। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये दोनों ही देखो। लाइव स्टॉक, बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आप 3 चीज़ें देखना। एक तो लाइव स्टॉक देखना कि लाइव स्टॉक कैसे इवॉल्व हुए हैं, जैसे डॉली पॉलीमोली है, ठीक है। इसके अलावे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एनिमल्स में फ़िश को भी आप लेके चलो। फ़िश में भी बहुत सारे ऐसे हैं ना, फ़िश में अगर देखो तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक फ़िश आ गए हैं कि उनको बहुत जो एक्वेरियम में यूज़ करने के लिए फ़िश होते हैं वो भी आजकल बहुत डिमांडिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बर्ड्स तो देखने ही है कि फाउल में कैसे करके वो ट्रांसजेनिक फाउल बना रहे हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट, बेसिकली बीटी कॉटन की तरफ आपको स्टिक करना है यहाँ पे। और इसके अलावा डीएनए वैक्सीन्स कितने तरह के हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं मार्केट में और किस तरह से वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखो। बायोसेंसिंग, बायोरिमीडिएशन और बायोप्लास्टिक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अप्लाइड बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इनके डिफिनीशंस और एग्जांपल्स आप तैयार रखो। डिफिनीशंस एग्जांपल्स से ज़्यादा कुछ नहीं जानना, ठीक है। कैसे बनता है बायोरिमीडिएशन में, क्या बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, वो आपको देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा 13th यूनिट जो है वो आपका एनालिटिकल टेक्निक्स है, जहाँ पे टेक्निक्स और बेसिकली यहाँ भी बायोटेक का ही पार्ट रखो आप देखो कि बायोटेक कितना कवर कर रहा है। बायोटेक एक मतलब लगा लो कि जो एम बायोटेक के बच्चे वो भी, उनके पास भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आपने अगर एमएससी बायोटेक में की हुई है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ आप भी कवर कर सकते हो ये टॉपिक। पिछला टॉपिक मॉल बायो टॉपिक्स जो हुआ, इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स हो गए, सेल जंक्शन के, वो सब कुछ ही बायोटेक में कवर होता है। तो बायोटेक वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जूलॉजी वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा फिजियोलॉजी एनाटॉमी बैकग्राउंड है अगर आपका तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे आप एकदम कट करके चलो। और मैं बताता हूँ आपको, पाथफाइंडर, अगर आप पहले क्या होता था कि पाथफाइंडर पढ़ के लोग निकल जाते थे, मतलब वो लकीली निकलते थे या निकलते थे पता नहीं, मैंने आज तक नहीं पढ़ी पाथफाइंडर और मेरा हो भी गया। तो वही है कि, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाथफाइंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। ये वो बस रिवीजन के लिए सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो करिकुलम बुक से हट के आकर अगर आप कर रहे हो तो कुछ होगा। करिकुलम में आपको स्टिक करना ही पड़ेगा। रेफरेंस बुक्स जितने भी करिकुलम के हैं जो आपको जूलॉजी में दिए, डीयू का आप जूलॉजी का सिलेबस निकालो, उसमें रेफरेंस बुक्स जितने के, मेरा एक वीडियो भी है उसमें रेफरेंस बुक्स मैंने बताए हुए हैं, कौन कौन से रेफरेंस बुक्स यूज़ करने हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। बीएससी जूलॉजी के लिए बताया है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो जब तक आप करिकुलम बुक नहीं पढ़ने वाले हो ना, तब तक अब सिलेक्शन भूल जाओ अब के ज़माने में, क्योंकि अब पाथफाइंडर नहीं रहा। पाथफाइंडर अब वही पेपर ही बचा है बस, कि वो बस अब कागज़ के नोट्स ही बचेंगे और कुछ नहीं रहना का वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं, फिर हम चलो आओ हमारे टॉपिक्स की तब आते हैं। फिर यहाँ पे आप क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर्स देखो, उनकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है वो देखो। उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देखो एंजाइम्स में बेसिकली 2 टाइप्स के एंजाइम्स हैं, स्टिकी एंड ब्लंट एंड। दोनों के पता होने चाहिए, सीक्वेंस पता होने चाहिए, कहाँ कौन से सीक्वेंस है। बेसिकली ब्लंट एंड और स्टैगर्ड एंड जो है वो आप क्लियर रखो कि कौन से ब्लंट है कौन से स्टैगर्ड है। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है उससे मीडिएटेड जो टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उससे रिलेटेड जीन ट्रांसफ़र आप बिल्कुल
वो रखो, आप क्लियर रखो, यहाँ से प्लांट्स में बेसिकली की जाती है जीन ट्रांसफ़र इससे। तो ये आप बिल्कुल क्लियर करके रखो कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये सब बिल्कुल हॉट टॉपिक है। जीन नॉकआउट नॉक इन बहुत हॉट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये यूनिट आपको लगा लो कि इकलौता एक यूनिट है जो सेक्शन सी में आपके ना कम से कम ये 10-12 क्वेश्चन बना देगा, ज़्यादा ही बनाएगा, 20 क्वेश्चन भी बना सकता है, ठीक है, 20 से कम तो नहीं बनाएगा ये। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। PCR, रैपिड, RFLP, AFLP, SSR, ESTs, ये सारी चीज़ें जो भी है आपके, ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स स्टडी करने के लिए की जाती है, जीन एम्पलीफिकेशन के लिए की जाती है, तो और हाइब्रिडाइजेशन के लिए की जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टिक करना और इन सब के बहुत अच्छे से नोट्स बनाओगे एक पेज में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओगे उसको अच्छे से। माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी में बेसिकली कैसे माइक्रो एरे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे हाइब्रिडाइजेशन की जाती है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देखें। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी और माइक्रोस्कोपी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप ये सब देखें। यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही 1-2 मिल निकल के आते हैं। फिश एलाइजा और रेडियो इम्यूनोएसे, एरी स्पॉट, ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये तीनों, नॉर्दर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप कवर करें, बिल्कुल अच्छे से कवर करें इसको। मैं बताया आपको ये और इससे पिछले वाला यूनिट ये लगा लो तो आप 25% कवर करता है आपके CS एग्जाम में सेक्शन सी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के चलो, ये और यूनिट 12 और 13 ये दोनों मिला के आपके 25% कवर करने वाले। 25% मतलब अगर 75 क्वेश्चंस आपके हैं सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में से 75 में से 18 to 20 क्वेश्चंस इन्हीं दोनों यूनिट से होंगे, ठीक है। बायो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपको देखने हैं थोड़े बहुत कि उसमें कौन कौन से टेस्ट कहाँ पे यूज़ होते हैं। बेसिकली कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, वैसे नहीं आ सकता, लेकिन ठीक है, अगर सेफ साइड में रहना चाहते हो आप, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, टाइम है आपके पास बहुत सारा भरपूर, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला है, तो आप कवर करके चलो इसको भी, ठीक है। तो NMR सर्कुलर डाइक्रोइज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके बेसिकली बायोफिजिक्स से आता है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी कह लो, वहाँ से आता है निकल के, तो इनको आपको देखने हैं। NMR के बेसिकली प्रिंसिपल आपको जानने हैं और सर्कुलर डाइक्रोइज्म के प्रिंसिपल जानने हैं। प्रिंसिपल आप जान लो बहुत है, ठीक है। और इम्प्लीकेशंस, जो ये टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स कहाँ पे यूज़ हो रही है, जैसे PCR है, PCR क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है, ये जीन एम्पलीफिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। NMR क्यों कर रहे हैं, आपको यहाँ घुमा के पूछ दिया कि NMR जो है हम क्या करेंगे, सेल को NMR में क्या डालेंगे, NMR का सैंपल क्या होगा, वहाँ बोलेगा कि हमने सेल को ही डाल दिया, तो सेल को कभी नहीं डालेंगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। NMR में जब भी डालेंगे हम क्या करेंगे कि हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसका सैंपल प्रिपरेशन करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसको हम करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको वेव्स दिखते हैं, जो ये है हाइड्रोजन और उसके हाइड्रोजन के, ठीक है, तो वो जो है वेव्स जो भी हैं वो वेव्स के यहाँ पर डिनोट करता है। सर्कुलर डाइक्रोइज्म में भी सेम है, तो यहाँ पे आपको उनके एनालिसिस बेसिकली और कहाँ पे यूज़ होता है वो पता होना चाहिए आपको। अगर आप मान लो फ्लो साइटोमेट्री की बात करो या फाक्स की बात करो, वहाँ पे क्या होता है कि फ्लो साइटोमेट्री में आपको बेसिकली वो ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे कि कभी कभी प्लॉटिंग पूछ देते हैं कि कहाँ पे आपका मैक्रोफेजेस होगा, कहाँ पे आपके मोनोसाइट्स होंगे, तो वो जब तक आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे होगा, जब तक आपको एनालिसिस पता नहीं होगा, थ्योरी कितना भी पता होगा, आपको एनालिसिस नहीं पता होगा तो आप नहीं करोगे। बेसिकली टेक्निक्स मतलब एनालिसिस, ठीक है। अगर आप टेक्निक्स कवर करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है आज के ज़माने में टेक्निक्स बहुत सारा पार्ट कवर करता है CSIR का, इसलिए अगर आप टेक्निक्स कवर करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपको टेक्निक्स में उसका एनालिसिस देखना ही है, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चाहे रेफर डोज। आप आज के ज़माने में अगर आप देखो तो, अगर पिछले आप कुछ सालों में देखो तो क्या करते हैं, वो बैंड्स दे देते हैं, बैंड्स को बोलेंगे ये कितने मॉलिक्यूलर वेट का है या फिर ये कौन सा प्रोटीन हो सकता है, ये पूछते हैं ये। तो ये क्या है, ये बिल्कुल आपके ऑब्जर्वेशन, आपको क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, रिजल्ट दे दिया आपको निकाल के, अब रिजल्ट से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप एनालिसिस करोगे तभी तो। एनालिसिस जब आपको करना ही नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो एनालिसिस को आप बिल्कुल फोकस करके चलो टेक्निक्स में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही गाइज, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप सजेशन दें और डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइज अपना फीडबैक ज़रूर दें। और गाइज हमारी सीरीज़ चल रही है अभी एनिमल डाइवर्सिटी की, उसको आप ज्वाइन करें। एनिमल डाइवर्सिटी, पता है कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि एनिमल डाइवर्सिटी कवर करें, क्योंकि ये ना अनअकैडमी वाले पढ़ाते हैं ना कहीं भी नहीं पढ़ाते, तो आप वो डाइवर्सिटी की सीरीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं 60 डेज़ क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ दिसंबर बैच के लिए, ठीक है। जून वालों के लिए मैं ये कवर कर रहा हूँ अभी एनिमल डाइवर्सिटी, और दिसंबर वालों के लिए मेरा ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा जो 60 डेज़ क्रैश कोर्स होगा CSIR के लिए। वहाँ पे मैं इसमें से मोस्टली आपको अगर मार्केट में ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पे 12 टॉपिक रखूँ, ठीक है, 12 तो नहीं होगा, 10 ही रखो, तो 130 टॉपिक मैंने आपको बताई अगर 30 मिनट्स के देखो तो। इनमें से 60 टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करने वाला हूँ अपने क्रैश कोर्स में। तो प्लीज़ आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें दिसंबर बैच के लिए वो, ठीक है। तो
उसको आप ज्वाइन करें, वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से स्टार्ट होगा, सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा स्टिक करें और उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही मुझे, ठीक है, थैंक यू गाइस।